नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूँ राकेश सिहाग। तो आज हम जो 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 2 का 13वां वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 12 वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ। कहने का मतलब 380 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम 381 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यानी 2 या 3 या 4 वीडियो में आपका ये 500 क्वेश्चनों का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए थ्योरी क्लास स्टार्ट करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वो जो थ्योरी क्लास होगी वो खास तौर से एसीएफ यानी वनपाल और वन रक्षक को ध्यान में रख करके, पटवारी एग्जाम को ध्यान में रख करके और आपके रीट एग्जाम को ध्यान में रख करके मैं वो कोर्स आपको करवाऊंगा। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कोर्स वो रहने वाला है। बिल्कुल फ्री में मैं आपको देने वाला हूँ थ्योरी कोर्स, प्लस आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा साथ साथ चैप्टर वाइज। ठीक है, बस आप इस क्लास का तो थोड़ा सहयोग कर देना। आप इसका भी कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है। आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल पढ़ने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से, पूरे शेड्यूल्ड तरीके से। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज 381 नंबर क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए बात हम करते हैं। हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, यानी फिजिक्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रकाश करवा दिया है ना, कार्य समय ऊर्जा करवा दिया, विद्युत धारा मैंने आपको करवा दिया, गुरुत्वाकर्षण मैंने आपको करवा दिया। अब हमारा मात्रक का टॉपिक चल रहा है, मात्रक का। तो आज हम मात्रक के बारे में ही पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है मात्रक का टॉपिक, क्योंकि मात्रकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम 381 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 381 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको मैंने जूम कर दिया। देखिए 381 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक आपको पूछा है। तो विद्युत धारा का मात्रक साथियों एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। महो किसका मात्रक है? तो महो आपका चालकता का मात्रक है। किसका मात्रक है? चालकता का। इस महो को हम क्या बोल सकते हैं? साइमन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइमन भी बोल सकते हैं। इस साइमन का जो प्रतीक होता है वो उल्टा ओम होता है, इस प्रकार से, है ना। और साइमन जो होता है ना वो आपका 1/r के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब जो सी होता है, सी का मतलब चालकता यानी साइमन। जो साइमन होता है वो आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। तो ओम का उल्टा यानी 1/ओम को हम क्या करेंगे? सही लिखेंगे ना, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 ओम माइनस घात 1, ओम माइनस घात 1। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है महो। इसी को हम क्या बोलते हैं? महो बोलते हैं। और महो को ही हम क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ओम माइनस 1 किसके बराबर है? तो आपका महो के बराबर है या फिर साइमन के बराबर है। ठीक है, मोल जो है ना वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है ना, पदार्थ की मात्रा का मात्रक। और कैंडेला क्या है साथियों? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चालकता का मात्रक। अभी अभी मैंने बताया महो होता है। क्या होता है? महो। और ये एम्पियर, कैंडेला और मोल के बारे में आपको बता चुका हूं, है ना। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। और लेंस की क्षमता का जो प्रतीक होता है वो पी होता है, पावर, है ना। और पी का जो सूत्र होता है वो 1/f होता है। और ये जो f है ये किसके अंदर होता है? मीटर के अंदर। किसके अंदर? मीटर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो आपका पावर यानी लेंस की क्षमता जो होती है वो किसके अंदर होती है? मीटर के अंदर होती है। और 1/f और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। पास्कल आपका दाब का मात्रक है साथियों। और ये जो हॉर्स पावर है ये आपकी शक्ति का मात्रक है ना। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। ये बार मैं क्वेश्चन 2-3 बार बता चुका हूँ, आगे भी कहीं ना कहीं आ जाएगा ये। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो अभी भी मैंने बताया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है। क्या है? वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक। तो अभी बताया था मैंने, दाब का मात्रक पास्कल है। शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर है।
है ना, शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर, डायप्टर लेंस की क्षमता का, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, पास्कल आपका दाब का हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज आपका आवर्ती का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार रिपीट करोगे तब ये जाके याद होंगे, वरना याद होने वाले नहीं हैं, है ना। याद रखना बहुत कठिन काम होता है इनको। तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है। ध्यान रखना किसका मात्रक है? आवर्ती का। ठीक है, चलिए दूरी का मात्रक, दूरी के कई मात्रक होते हैं। एक आपका होता है पारसेक, एक आपका पारसेक होता है। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। अच्छा, आपको ये पूछ सकता है कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? तो ध्यान रखोगे 3.26 गुणा 10 की घात 16, 3.26 गुणा 10 की घात 16 मीटर एक पारसेक का मान होता है। अच्छा, एक पारसेक का मान आपको प्रकाश वर्ष के अंदर भी पूछ सकता है, तो एक पारसेक का मान प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आपको पूछ ले कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.26 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। दूसरा मात्रक है प्रकाश वर्ष। दूसरा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। और प्रकाश वर्ष का मान आपसे पूछ सकता है, एक प्रकाश वर्ष का जो मान है वो मीटर में कितना होता है? तो मीटर के अंदर आप ध्यान रखोगे 9.467 गुणा 10 की घात 15, 10 की घात 15 मीटर, 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। अब आपको लगेगा ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ये छोटा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर घात 16 है और यहाँ पर घात 15 है, यानी एक जीरो उसमें ज़्यादा है। अब एक जीरो ज़्यादा हो गया तो जैसे 1000 से 10,000 होता है वैसे ये हो गया, यानी एक जीरो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? छोटा, और ये क्या हो गया? बड़ा। ठीक है, इसके बाद इसका मात्रक मीटर भी है, और ये जो मीटर है ये इसका एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? दूरी का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। ठीक है, ये बात भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखोगे, दूरी का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूरी का मात्रक फर्मी भी होता है, दूरी का मात्रक फर्मी भी होता है, और फर्मी का मान 10 की घात -15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर, और ये दूरी का सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक आपका फर्मी माना जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आयतन का जो मात्रक है साथियों, आयतन का मात्रक एक तो आपका गैलन होता है, गैलन, है ना, एक गैलन होता है। एक आपका गैलन के अलावा आपको बैरल, एक होता है आपका बैरल, है ना, एक आपका बैरल होता है, और एक आपका मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब भी आपका आयतन का ही क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपका ये जो ध्वनि तीव्रता होती है, ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आपका डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। चलिए, फर्मी किसका मात्रक है? फर्मी अभी मैंने आपको बताया दूरी का मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक। बैरल किसका मात्रक है? तो अभी मैंने बताया आपको बैरल किसका मात्रक है? आयतन का मात्रक है। किसका? आयतन का। ठीक है, चलिए, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक बैरल का मान, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं लगभग, है ना। और एक गैलन में, एक गैलन में कितने मीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन के अंदर जो लीटर होते हैं वो 3.78 लीटर होते हैं। कितने होते हैं? 3.78 लीटर। ध्यान रखना, ये गैलन का मान मीटर में है, लीटर में है, और ये बैरल का मान लीटर में है। ध्यान रखना। डेसिबल किसका मात्रक है? तो अभी मैंने बताया ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है आपका? डेसिबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक अभी अभी मैंने बताया था पारसेक सबसे बड़ा मात्रक, फर्मी सबसे छोटा मात्रक, और एंगस्ट्रॉम को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम को, ये भी आपका दूरी का ही मात्रक होता है, ये भी दूरी का ही मात्रक होता है। और ये दो परमाणुओं के मध्य की दूरी, यानी परमाणु के जो कण होते हैं, परमाणु के जो कण होते हैं, अणुओं के जो कण होते हैं, आयनों के जो कण होते हैं, उनके बीच की दूरी मापने में काम आता है एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये आपका दूरी का मात्रक होता है। तो सभी के सभी आपके क्या हो गए? दूरी के मात्रक हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अभी मैंने आपको बताया पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और फर्मी आपका दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। अच्छा, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? अभी अभी मैंने बताया था प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के द्वारा खगोलीय दूरियों को मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष आपका क्या है साथियों?
खगोलीय दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, मील, ये 1 बार मील है। मील का जो मान होता है वो किलोमीटर में कितना होता है, तो 1.64 किलोमीटर जो है ना, किलोमीटर, वो किसके बराबर होता है, 1 मील के बराबर होता है। अच्छा, फेदम क्या है, तो समुद्र की गहराई मापने का मात्रक, समुद्र की गहराई मापने का जो मात्रक है वो आपका फेदम होता है। ठीक है, फेदम, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा, एक आपका नॉटिकल मील, नॉटिकल मील समुद्री दूरी को मापने में काम आता है, समुद्री दूरी को मापने में काम आता है, समुद्र की दूरी मापने में, है ना, दूरियों को मापने में समुद्र के अंदर नॉटिकल मील काम आता है, और उस समुद्र की गहराई मापने में फेदम काम आता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अच्छा, एक समुद्री मील भी होता है, समुद्री मील, तो आपको ध्यान रखना है ये जो फेदम है साथियों, फेदम, इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक फेदम में 6 फुट होते हैं। एक फेदम में कितने फुट होते हैं, तो 6 फुट होते हैं, एक फेदम में 6 फुट होते हैं। ठीक है, अगर हम मीटर के अंदर बात करें तो 1.82 मीटर, 1.82 मीटर किसके बराबर होता है, एक फेदम के बराबर होता है। और ये जो 100 फेदम होते हैं ना, 100 फेदम कहलाता है एक केबिल। क्या कहलाता है, एक केबिल कहलाता है। 100 फेदम एक केबिल कहलाता है, और 10 केबिल के अंदर आपका समुद्री मील बनता है। 10 केबिल के अंदर आपका क्या बनता है समुद्री मील बनता है। 10 केबिल एक समुद्री मील। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में यहां तक आई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि समुद्री दूरी का मात्रक क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि जो फेदम होता है वो तो समुद्री गहराई मापने का मात्रक होता है, इसके द्वारा तो गहराई मापी जाती है, और इस नॉटिकल मील के द्वारा समुद्र की दूरी मापी जाती है ना, समुद्री दूरी। समुद्री दूरी को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश वर्ष के द्वारा खगोलीय दूरियों को मापा जाता है, खगोलीय दूरियों को, जो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। और एक फेदम का मान कितना होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर फेदम का मान मीटर में कितना होता है, फुट में कितना होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। एक 10 केबिल कितना होता है ना, 100 फेदम कितना होता है, ये सारी बातें अभी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट भाई, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि समुद्री गहराई का मात्रक क्या है, समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या है। तो समुद्र की गहराई मापने का मात्रक आपका फेदम है। क्या है, फेदम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नॉटिकल मील दूरी मापने का है, समुद्र की दूरी का। समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक आपका सेकंड होता है, और यही साथियों क्या है आपका इस समय का एसआई मात्रक है। यही क्या है आपका सीजीएस मात्रक है, यानी समय का जो मात्रक है ना वो सीजीएस, एसआई और आपका एफपीएस, तीनों पद्धतियों में एक ही मात्रक है, और वो मात्रक आपका सेकंड। सेकंड को सभी जगह हम समय को हम सभी जगह सेकंड में मापते हैं, चाहे वो एफपीएस पद्धति हो, चाहे वो सीजीएस पद्धति हो, चाहे वो एसआई पद्धति हो। तीनों पद्धतियों के अंदर समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 397 नंबर क्वेश्चन, 397 क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा को किसके अंदर मापा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका किलोवाट घंटा होता है, और इसको हम बोलते हैं KWH, और KWH को हम यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। अब हमारे घरों में जो मीटर होता है उसमें जो बिजली का जो खर्च आता है, उस खर्च को हम किसके अंदर मापते हैं, यूनिट के अंदर मापते हैं, है ना। तो वही यूनिट हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, यानी विद्युत ऊर्जा की जो मात्रा है उसको हम किलोवाट घंटा के अंदर मापते हैं। ठीक है, ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ये जो ओम मीटर है साथियों, ओम मीटर, ये आपका किसका, ओम किसका मात्रक हो गया, ओम आपका मात्रक हो गया इसका प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। अगर यही इस प्रकार से आ जाता, आपको पता है मैंने आपको प्रतिरोधकता बताया था, प्रतिरोधकता जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोधकता यानी रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है, RA/ क्या होता है, L। अब देखिए ये जो R है इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये एरिया है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बटे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर से मीटर काटो क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। तो ओम मीटर मात्रक किसका होता है, आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम मीटर। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, सभी बातें मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं
क्योंकि इनको याद रखना बहुत कठिन काम है। बहुत सारे मात्रक हैं वो याद नहीं रहते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मात्रक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अभी मैंने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम मीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको निकाल के भी बताया है, RA/L, है ना। R का ओम, A यानी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और L यानी लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का मीटर में होता है। मीटर से 1 मीटर काटेंगे तो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा, है ना। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। वाट शक्ति का, ओम प्रतिरोध का और किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न को छांटना है आपको। निम्न में से भिन्न कौन सा है। देखिए, लीटर किसका मात्रक है, तो लीटर आपका आयतन का मात्रक है, तरल पदार्थों के लिए हम काम में लेते हैं। गैलन भी आयतन का मात्रक है, और बैरल भी आपका क्या है, बैरल भी आपका आयतन का ही मात्रक है। लेकिन ये फर्मी किसका मात्रक है, फर्मी आपका दूरी का मात्रक है। तो यही तो क्या है, भिन्न है। यही तो क्या है, भिन्न। और सभी तो आपको आयतन के दे रखे हैं, लेकिन ये आपको किसका दे रखा है, दूरी का दे रखा है। तो यही आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओक्टेन संख्या किसका मात्रक है। ओक्टेन संख्या किसका मात्रक है, तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है, पेट्रोल की जो शुद्धता होती है, उसको किसके अंदर मापा जाता है, ओक्टेन के अंदर मापा जाता है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया एग्जाम में, याद रखना। पेट्रोल की शुद्धता को मापने में किसका उपयोग करते हैं, ओक्टेन संख्या का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ओक्टेन संख्या का, ठीक है। और वायुयान की जो चाल है ना, इसको मापा जाता है मैक संख्या के द्वारा। किसके द्वारा, मैक संख्या के द्वारा। इसको मैक संख्या के द्वारा मापते हैं। किसी भी वायुयान की जो चाल है वो उसको हम मैक संख्या के द्वारा मापते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता को हम किसके द्वारा मापते हैं, ओक्टेन संख्या के द्वारा मापते हैं। और रेडियो धर्मिता, हम इसको रेडियो सक्रियता भी बोलते हैं, रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो सक्रियता भी बोलते हैं। इसका मात्रक आपका बेकुरल होता है। क्या होता है, बेकुरल, है ना। और ये आपका कोई मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है। तो वायुयान की चाल मैक संख्या के द्वारा, पेट्रोल की गुणवत्ता ओक्टेन संख्या के द्वारा, और रेडियो धर्मिता यानी रेडियो सक्रियता जो है ना, रेडियो एक्टिवता, उसको हम किसके अंदर मापते हैं, बेकुरल के अंदर मापते हैं। इसका मात्रक बेकुरल होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है। पृथ्वी का प्लाइन वेग आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, पृथ्वी की बजाय आपको चंद्रमा का प्लाइन वेग पूछ ले, चंद्रमा का प्लाइन वेग, तो चंद्रमा का प्लाइन वेग होता है 2.31 से लेके 2.35 तक मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, यहीं पर आपको सूर्य का पूछ ले, सूर्य का प्लाइन वेग, तो सूर्य का प्लाइन वेग 42 यानी 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 40 किलोमीटर प्रति सेकंड भी इसका क्या होता है, प्लाइन वेग होता है। ये सूर्य का है और ये चंद्रमा का है, और ये मैंने आपको बता दिया पृथ्वी का, ठीक है। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु के अंदर ध्वनि की जो चाल होती है वो 330 मीटर प्रति सेकंड से लेके 334 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। 330 से 334 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल। अच्छा, ध्वनि कहाँ प्रवेश, कहाँ मतलब संचरित नहीं होती है, निर्वात के अंदर। निर्वात के अंदर ध्वनि का प्रवाह नहीं होता है, निर्वात के अंदर ध्वनि नहीं चल सकती आगे। अगर मान लो ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बिल्कुल भी हवा नहीं है, अगर बिल्कुल भी हवा नहीं है और यहाँ से कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसकी आवाज़ बिल्कुल भी किसी को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवा नहीं है। और जब हवा नहीं होगी तो ध्वनि की चाल नहीं होगी, यानी ध्वनि प्रवाहित नहीं होगी। ध्वनि संचरित तभी करेगी जब उसको कोई न कोई माध्यम मिलेगा। ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को प्रवाहित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात के अंदर वो चल नहीं पाती है। तो ध्वनि के अंदर, वायु के अंदर ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर 334 भी आ जाता तो भी आपका बिल्कुल सही होता, है ना। 332 आ जाता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर 330 आपको दे रखा है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था साथियों। एक तो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसको हम जी के द्वारा लिखते हैं, और एक आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम बड़े जी के द्वारा लिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम बड़े जी के द्वारा और छोटे जी के द्वारा हम गुरुत्वीय त्वरण को लिखते हैं, है ना। और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और इसको सुविधा की दृष्टि से हम क्या कर लेते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल बनाते समय हम इसको 10 ले लेते हैं, है ना, 10 मान लेते हैं कभी कभार। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कल मैंने आपको बताया था, ये मान लो हमारी पृथ्वी है,
ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र के ऊपर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र के ऊपर जी का मान शून्य होता है। और ये मान लो हमारी क्या है, इस प्रकार से विषुवत रेखा है। ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा। तो इस विषुवत या फिर भूमध्य रेखा पर इस जी का मान कम होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। और ध्रुवों के ऊपर जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ध्रुवों के ऊपर जी का मान क्या होता है, ज़्यादा, सबसे अधिक ध्रुवों के ऊपर होता है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। और इस जी का मान इस सतह के ऊपर कितना होता है, जी का मान सतह के ऊपर 9.8 होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चलिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3.3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। और ध्वनि की चाल कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड। और 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से माइक्रोन के बराबर क्या है। देखिए, आपको पता है 10 को हम क्या बोलते हैं साथियों, 10 को बोलते हैं सेमी। 10 को हम क्या बोलते हैं, सेमी बोलते हैं। 10 की स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, है ना। 10 की घात हजार या 10 की घात 3, हजार या फिर 10 की घात 3 को हम क्या बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं। 3 तो आपको ये ध्यान रखने हैं, 3 तो आपको ये ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना, 10 की घात 15, 10 की घात -15 मीटर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साथियों फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। अच्छा, 10 की घात -9 मीटर को, 10 की घात -9 मीटर को बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं इसको, इसको हम नैनो बोलते हैं। अच्छा, 10 की घात -6 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 10 की घात -6 मीटर को बोलते हैं साथियों, 10 की घात 6 मीटर को माइक्रो, माइक्रो या फिर माइक्रोन, माइक्रो या फिर माइक्रोन। और 10 की घात -3 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 10 की घात -3 मीटर को हम बोलते हैं साथियों, 10 की घात -3 मीटर को हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपको पूछा माइक्रोन, माइक्रोन होता है आपका 10 की घात -6। अगला पूछा है नैनो, नैनो आपका होता है 10 की घात -9। ठीक है ना। और 10 की घात -15 आपका फर्मी होता है, 10 की घात -3 आपका मिलीमीटर होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, सभी को पता है 746 वाट होते हैं। किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट यानी 1 kWh का जो मान होता है वो आपका 3 गुणा 10 की घात 6, 3 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, 3 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो 1 यूनिट में आपके 3 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन याद रखना जरूरी है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में 3 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, 3 गुणा 10 की घात 6 जूल। और इसी को हम यूनिट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पृष्ठ तनाव की SI पद्धति में इकाई क्या है, यानी पृष्ठ तनाव का आपको SI मात्रक बताना है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक आपको बताना है। देखिए, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है ना वो होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। अगर आपको ये सूत्र याद है ना तो आप आराम से इसका मात्रक निकाल सकते हो। देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, न्यूटन बटे मीटर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बटे मीटर लिख सकते हैं, है ना। बल बटे लंबाई न्यूटन बटे मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर ये किसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर आपका कार्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, न्यूटन गुणा मीटर, न्यूटन गुणा मीटर आपका कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मान आप मतलब जो दाब का मात्रक होता है वो आपका पास्कल होता है। और शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है ना, वाट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, किलोवाट भी होता है लेकिन वाट इसका SI मात्रक है शक्ति का। चलिए
अगला सॉरी, अगला क्वेश्चन है, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? एक फर्मी के अंदर कितने मीटर होते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था 10 की घात -15 को, 10 की घात -15 को क्या कहा जाता है? फर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मी कहा जाता है 10 की घात -15 को। कंफ्यूज कर सकता है, देखो यहाँ पर प्लस दे रखा है, यहाँ पर माइनस, लेकिन आपको ध्यान रखना माइनस। 10 की घात -15 मीटर को हम क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो जो प्रकाश किरण होती है ना आपकी, प्रकाश किरण या फिर विद्युत चुंबकीय किरण, जिसको हम विद्युत चुंबकीय किरण भी बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय किरण या फिर प्रकाश किरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ध्वनि तरंग को क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश किरण या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये गामा किरण भी एक प्रकार की आपकी क्या है? गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय किरण है, एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय किरण है, और प्रकाश किरण भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरण है। तो इन दो तीनों को ही किसकी आवश्यकता नहीं है? माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, एक नंबर आपको ध्यान रखना है, गामा किरण। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की जो खोज की थी साथियों, वो की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बेकुरल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे अधिक भेदन क्षमता कौन सी किरण की होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता आपकी गामा किरण की होती है। उसके बाद बात आती है एक्स किरण की। एक्स किरण की जो खोज है वो की थी रोहटजन नाम के व्यक्ति ने। किसने की थी? रोहटजन नाम के व्यक्ति ने एक्स किरण की खोज की थी। इसके अलावा आपकी एक आती है एल्फा किरण और एक आती है बीटा किरण। इन दोनों की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। अच्छा, इसके बाद एक आपकी आती है रेडियो तरंग। क्या आती है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? रेडियो तरंग की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो तरंग की जो खोज की गई थी वो मार्कोनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मार्कोनी के द्वारा। इसी प्रकार से एक किरण आपकी होती है पेराबैंगनी किरण। पेराबैंगनी किरण, तो पेराबैंगनी किरण की जो खोज है वो रिटर नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। रिटर नामक व्यक्ति ने पेराबैंगनी किरण की खोज की थी। इसके बाद एक आपकी अवरक्त तरंग होती है, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग की जो खोज है वो किसने की थी? हर्सेल नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? हर्सेल नाम के व्यक्ति ने, है ना। अवरक्त तरंग की किरण, अवरक्त किरण या फिर अवरक्त तरंग की जो खोज है वो हर्सेल ने की थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज जो की थी ना वो मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी ने। बेकुरल ने किसकी खोज की थी? गामा किरण की खोज की थी। हर्सेल ने किसकी खोज की थी? अवरक्त किरण की खोज की थी। और रोहटजन ने किसकी खोज की थी? एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज आपकी की थी रोहटजन नाम के व्यक्ति ने ना। रोहटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? रेडियो तरंगों की। बेकुरल ने आपकी खोज की थी गामा किरणों की। हर्सेल ने खोज की थी अवरक्त किरणों की। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली किरण कौन सी है? अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली किरण कौन सी है वो आपको बताना है। तो जो अंतरिक्ष में जो किरण जाती है साथियों उसका नाम है गामा किरण। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो किरण होती है उसको बोलते हैं गामा किरण। क्या बोलते हैं? गामा किरण। क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सब प्रकार की परतों को भेद करके कहां चली जाती है? ये अंतरिक्ष में चली जाती है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बीटा किरण की खोज मैंने आपको बताई थी साथियों, किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इसके साथ साथ अल्फा किरण की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है ध्वनि का विज्ञान, यानी ध्वनि का किस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो देखिए, ध्वनि का जो अध्ययन है साथियों वो किया जाता है एकाउस्टिकस में। किसके अंदर किया जाता है? एकाउस्टिकस में। एकाउस्टिकस एक विज्ञान का नाम है जिसके अंदर हम किसका उपयोग अध्ययन करते हैं? ध्वनि का अध्ययन करते हैं, ध्वनि तरंग का अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि का जो अध्ययन है साथियों वो आपका एकाउस्टिकस में किया जाता है। पोमोलॉजी के अंदर आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। और साथियों डेमोलॉजी के अंदर हम किसका उपयोग अध्ययन करते हैं? जानवरों का जो स्वभाव होता है, जानवरों के स्वभाव का क्या करते हैं? जानवरों के स्वभाव का हम डेमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अच्छा, हेरोलॉजी नहीं है, ये हेटेरोलॉजी है, सॉरी हिपेटोलॉजी।
हिपेटोलॉजी है, यहाँ पर हेरोलॉजी नहीं, हिपेटोलॉजी कर लीजिए। हिपेटोलॉजी जो है ना, हिपेटोलॉजी, इसके अंदर आपका किसका अध्ययन होता है? यकृत का अध्ययन होता है, यकृत का, लीवर का। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था ध्वनि की चाल 330 से लेके 334 तक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। चलिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसके अंदर होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक आपकी किसके अंदर होती है? सर्वाधिक होती है ठोस के अंदर। सर्वाधिक ध्वनि की चाल आपकी ठोस के अंदर होती है। सबसे कम किसके अंदर होती है? गैस के अंदर। गैस में सबसे कम होती है, सबसे कम ध्वनि की चाल। ध्यान रखना, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, कंफ्यूज मत होना। ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपकी ठोस के अंदर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों, आज मैंने लगभग आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये 40 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। साथियों, हमारे 80 क्वेश्चन और बाकी हैं। 80 क्वेश्चन मैं आपको 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। हमारी ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और मैंने आपको टोटल 1000 क्वेश्चन, ये मान लो 1000 क्वेश्चन लगभग करवा दिए हैं, है ना। 1000 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इंटरेस्ट आपको आने वाला है, बस थोड़ा सा आप साथ दीजिए, साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।